नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं जो इस वक्त पटना से आ रही है। सबसे बड़ी सियासी खबर हम आपको बता दें, चुनावी रणनीति को लेकर सीएम आवास में इस वक्त एक अहम बैठक हो रही है। बैठक में नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, ललन सिंह और विजय चौधरी भी मौजूद है। सीट सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। इस बैठक में SC/ST को चुनावी मुद्दा बनाने पर भी चर्चा हो रही है। मांझी के जेडीयू में शामिल होने पर भी चर्चा संभव है। विधिवत रूप से मांझी को शामिल करने पर चर्चा हो रही है और यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि चुनाव से पहले इस बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं। चुनावी रणनीति बनाने के लिए इस वक्त सीएम आवास में बैठक चल रही है और इस बैठक में नीतीश कुमार के साथ साथ जीतन राम मांझी, ललन सिंह और विजय चौधरी जैसे सरीखे नेता मौजूद हैं। सीट सहित कई मुद्दों पर अहम चर्चा हो रही है। वहीं SC/ST को चुनावी मुद्दा बनाने की भी बातचीत चल रही है। मांझी को विधिवत जेडीयू में शामिल करने पर भी चर्चा चल रही है। ऐसा माना जा रहा है कि उनकी चर्चा भी संभव है। आनंद अमृतराज सीधे हमारे साथ जुड़ गए। आनंद, क्या कुछ चल रहा है सीएम आवास में इस वक्त? देखिए आधा घंटा पहले जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के आवास में लेकर पहुंचे हैं आवास है और यहाँ पे ललन सिंह, विजय चौधरी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। देखिए कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि जीतन राम मांझी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था कि आज से वो जेडीयू के सहभागी हैं और उन्होंने खुद भी कहा था कि आज से उन्हें एनडीए का पार्ट माना जाए। उसके बाद जिस तरीके से तस्वीरें बदली हैं, कई तरह की बातें सामने आई हैं। जब SC/ST वाला मामला हो तो उसमें नीतीश कुमार का खुलकर उन्होंने समर्थन किया, चिराग पासवान पर उन्होंने हमला बोला। उसके बीच में नीतीश कुमार के आवास पे आकर मुलाकात करना का मतलब आप समझ सकते हैं कि मामला क्या है। बहुत सारी बातें हैं जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि चुनाव में टिकट को लेकर क्या कुछ होने वाला है, जीतन राम मांझी कितने टिकट पे चुनाव लड़ेंगे, उनके उम्मीदवार कितने टिकट पे चुनाव लड़ेंगे, इन मुद्दों पर बात हो सकती है। एक टेक्निकल जो हमारे सोर्स बता रहे हैं अनूप, वो बहुत दिलचस्प है। जीतन राम मांझी का सिंबल जब्त हो चुका है और अब तक उन्हें सिंबल नहीं मिला। एक नियम होता है कि चुनाव में जो कुल वोट पड़ते हैं उसके 2% वोट लाना पड़ता है किसी भी पार्टी की मान्यता के लिए। जीतन राम मांझी के पार्टी का 2% से वोट कम है, तो आज की तारीख में उनके पास कोई सिंबल नहीं है। और चर्चा इस बात को लेकर भी है कि क्या जीतन राम मांझी गठबंधन करेंगे या फिर अपने पार्टी को विलय करेंगे जेडीयू में, इस बात को लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन हमारे सोर्स बता रहे हैं कि अब तक जीतन राम मांझी को सिंबल नहीं मिला है और अब जिस क्राइटेरिया के तहत उनका सिंबल जब्त किया गया था वो क्राइटेरिया अभी है, तो यानी कि बहुत कम उम्मीद है कि जीतन राम मांझी की पार्टी को सिंबल अलॉट हो। ऐसी स्थिति में हम लगातार आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कई सारे नेता लगातार सीएम आवास में जा रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि लगातार वो तस्वीर भी दिखाने के लिए। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था सुमित, माफ कीजिएगा अनूप, कि जीतन राम मांझी की पार्टी आज की तारीख में उनके पास कोई सिंबल नहीं है और इस बीच में नीतीश कुमार से मुलाकात। एक सूत्र ये भी बता रहे हैं कि शायद जीतन राम मांझी की पार्टी जेडीयू में मर्ज कर जाए और जेडीयू के सिंबल पे उनके उम्मीदवार चुनाव लड़े, जब अगर उनके पार्टी को सिंबल अलॉट नहीं होता है। तो कई तरह की चर्चा है। एक चर्चा ये भी है कि 7 सीटों पर जीतन राम मांझी के जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव उतर सकते हैं और वो तमाम उम्मीदवार वैसे होंगे जो जेडीयू के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। तो इन मुद्दों के अलावा जो SC/ST का मामला है और जिस तरीके से आज तेजस्वी यादव ने उस बहाने हमला बोला है, इस मुद्दे को भी धार कैसे दिया जाए, क्योंकि जीतन राम मांझी खुलकर नीतीश कुमार के पक्ष में अब आ गए हैं और पूरी तरीके से जब भी कोई नीतीश कुमार पे हमला बोलता है, जीतन राम मांझी आगे बढ़ के हमला बोल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जीतन राम मांझी के रूप में नीतीश कुमार आनंद, क्योंकि चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है और उसे लेकर अगर मीटिंग हो तो कहीं ना कहीं ये चुनाव जो बैठक है ये चुनावी हो जाएगी। हम आपसे वापस जुड़ेंगे, आप नजर बनाए रखिए, पल पल की खबर भी आपसे लेते रहेंगे। इधर बिहार के चुनावी मौसम में नेताओं ने वादों की झड़ी लगा दी है। पहले नीतीश ने दलित कार्ड खेला, जिसके जवाब में तेजस्वी ने रोजगार वाला कार्ड खेल दिया है। दलितों से इतर सवर्णों की बात और सत्ता में आने पर प्रदेश से पलायन को रोकने का भरोसा तक दिया है। होड़ सरकार और विपक्ष के बीच किया, लेकिन पब्लिक का क्या? वादे तो यूं ही हर बार किए जाते रहते हैं। चुनाव से पहले नेताओं का दांव। पहले नीतीश ने चला दलित कार्ड, फिर रोजगार वाला तेज कार्ड। बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दलित कार्ड खेला है। सीएम ने ऐलान किया है कि दलित की हत्या पर परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। नौकरी के लिए जल्द नियम बनाने का मुख्यमंत्री का आदेश आया है। SC/ST कल्याण विभाग को लंबित केस निपटाने का निर्देश दिया गया है।
शुक्रवार को अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की थी और इसके लिए 20 सितंबर तक की डेडलाइन भी फिक्स कर दी गई है। नीतीश के ऐलान के ठीक अगले ही दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। बिहार से युवाओं के पलायन को लेकर चिंता जताई। www.बेरोजगारीहटाओ.co.in नाम से पोर्टल लॉन्च किया और नीतीश के दलितों की तर्ज पर सवर्णों को भी नौकरी देने की वकालत की। आप तो हत्या को, दलित भाइयों की हत्या को प्रमोशन देने का काम करें कि भैया जिसके घर में मर्डर होगा हम उसको जो है एक नौकरी जो है हम देने का काम करेंगे। तो क्या स्वर्ण जातियों में अगर हत्या होगी किसी स्वर्ण जाति का तो उनके परिवार से नौकरी क्यों नहीं मिलेगा? हमारी सरकार आएगी तो मेगा ड्राइव में इसको हम लोग चालू करेंगे। लगभग लाखों रिक्त पद बिहार सरकार में खाली है अलग अलग विभागों में, जिसका आंकड़ा लगभग 4.5 लाख है। हत्या के बाद दलित परिवार के आश्रित को नौकरी देने की घोषणा पर कांग्रेस ने भी सरकार पर सवाल उठाए हैं और इसे चुनावी घोषणा करार दिया। आपका शासन जब डूबने की नैया है, शासन खत्म हो रहा है, बस आचार संहिता लग जाएगी, काम तो कुछ होना नहीं है। सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए ठगने वाली जो भी बातें भाजपा या जेडीयू करेगी या उनके नेता करेंगे, बिहार की जनता उनके झांसे में नहीं आएगी। सरकार की घोषणा पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है तो सत्ता पक्ष नीतीश कुमार को दलितों का सबसे बड़ा नेता बता रहा है और दलितों से जुड़े प्रावधानों पर सवाल खड़े करने वालों को भी कानून की जानकारी नहीं होने की बात भी कही जा रही है। किसी के कहने पर कि नीतीश कुमार खुद सबसे बड़े दलित प्रेमी मुख्यमंत्री हैं, इस देश के सबसे बड़े दलित प्रेमी मुख्यमंत्री हैं, जो चाहते हैं कि इस प्रदेश के दलितों का उत्थान हो, दलितों का कल्याण हो और उसके लिए योजनाओं का निर्माण कर रहे हैं। किसी के बोलने, किसी के विरोध करने, किसी करने से नहीं है। नहीं तो 15 वर्षों का आप देखिएगा कार्यकाल, तो जो बजट इंक्रीज कर रहा है हर 5 वर्ष पर, जो बजट हर साल SC ST का बजट इंक्रीज कर रहा है, वो किसके कहने पर हो रहा है? लेकिन ये सेंट्रल एक्ट है और सेंट्रल एक्ट में इसका प्रोविजन है। इस तहत कल ही अनुश्रवण समिति की बैठक में जब इसकी चर्चा हुई और माननीय मुख्यमंत्री ने तत्काल इसको इम्प्लीमेंट करने का आदेश दिया, जिसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। और जो इस पर सवाल उठाते हैं उनको कानून का ज्ञान नहीं है। वैसे तेजस्वी यादव के रोजगार देने को लेकर पोर्टल लॉन्च किए जाने पर बीजेपी ने लालू काल का हवाला देकर कटाक्ष किया है। मतलब चुनाव से पहले ही नेता अपने अपने स्तर से श्रेय लेने की होड़ में जुटे हैं। वादे तो वादे हैं, वादों का क्या? शायद ये बात नेताओं से ज्यादा किसे मालूम हो, क्योंकि जमीनी सच्चाई से तो एक आम इंसान ही 2-4 होता है और सरकार के बनाए नियमों की चक्की में ही पिसता रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तेजस्वी यादव के सवर्ण और रोजगार कार्ड पर उद्योग मंत्री महेश्वर हजारी ने निशाना साधा है। साथ ही आरजेडी के 15 साल की समीक्षा करने की उन्होंने सलाह तक दे दी है। तो अंतिम पायदान के लोगों के लिए मुख्यधारा में लाने की कोशिश हो रही है। तो कुछ लोगों को पेट में दर्द हो रहा है तो दुर्भाग्य की बात है। उसी दल के लोग कह रहे थे कि भूरा बाल साफ करो, आज वही लोग उसके आरक्षण की बात कर रहे हैं और उसकी नौकरी की बात कर रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ दुर्भाग्य। उन्होंने जॉब पोर्टल भी शुरुआत की है और बोला है ये बेरोजगारों से कि आप उस पोर्टल पर आइए, अपने रजिस्ट्रेशन कराइए, हमारी सरकार आएगी तो हम नौकरी देंगे। अब देखिए कि अब दिन में भी कोई सपना देखे तो उसको कोई रोकने के लिए सब कोई को सपना देखने का क्षेत्र है। यदि सपना देखते हैं तो उसके अनुरूप जनता के बीच में काम करना पड़ेगा। और बात मांझी इफेक्ट की। महागठबंधन से मांझी के जाने के बाद दूसरे दल भी मान सम्मान की बात करने लगे हैं। न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सैनी ने नीतीश कुमार के SC ST को लेकर लिए गए फैसले की सराहना की। हालांकि एनडीए में जाने की बात से वो फिलहाल इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि मान सम्मान नहीं मिलने पर भविष्य में कुछ भी फैसला ले सकते हैं। अब इस वक्त वो महागठबंधन के साथ हैं और भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। मुकेश जी, आपको लेके काफी चर्चा है। सबसे पहला सवाल आपसे, नीतीश कुमार ने SC ST को लेकर जो फैसला किया है कि अगर उनके परिवार किसी सदस्य की हत्या होती है तो सरकारी नौकरी मिलेगी, इस पर आपकी राय क्या है? देखिए, ये जो उन्होंने खास करके नीचे तबके SC ST के लिए इन्होंने इस तरीके का जो किए हैं
तो मैं मानता हूँ कि निर्णय ठीक है कि अति पिछड़ा समाज को भी जोड़ना चाहिए। ये भी बहुत नीचे स्तर पे, नीचे गरीब है और ऐसे जगह पे ये करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना चाहिए। एक सवाल और है, आपको लेके कई सारी चर्चा है, क्या नीतीश कुमार के अगुवाई में मुकेश सहनी कभी आ सकते हैं? बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं। महागठबंधन में हूँ और पौने 2 साल से हूँ और मजबूती से महागठबंधन में हैं। और बाकी अब देखिए कि आगे क्या हो सकता है, राजनीति है, कुछ भी होता है। तो आने वाला समय में क्या होगा, कल क्या होगा, इसकी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हमको जब तक मान सम्मान मिलेगा तब तक हम महागठबंधन में रहेंगे। क्या एनडीए से आपका दुराव बहुत ज़्यादा है कि कोई संभावना बनती है? ना, अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, मेरा किसी से बातचीत नहीं हो रहा है और महागठबंधन में है। और रहा कि महागठबंधन में जैसे उपचुनाव के समय हुआ कि अकेले हम लड़ गए तो कहीं ना कहीं इशू बना, तो अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा कहीं पे कोई इशू, लेकिन कभी कुछ ऐसा हो सकता है तो हम हर एंगल से प्रिपेयर्ड है। कल कुछ भी हो सकता है। साथ ही नीतीश कुमार के SC/ST को लेकर जो फैसला उन्होंने नीतीश कुमार ने किया उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है मुकेश सहनी अभी अपनी मुट्ठी को नहीं खोलना चाहते हैं और प्रेशर दोनों तरफ से बना रहे हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। इधर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर लालू के दोनों लाल आमने सामने नजर आ रहे हैं। अपने चहेतों को टिकट दिलवाने में तेज प्रताप जुट गए हैं, जिसे मैनेज करना तेजस्वी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। हालांकि पार्टी ने ऐसे आरोपों को खारिज किया, लेकिन सवाल यही है कि क्या पार्टी के हालात बीते लोकसभा चुनाव की तरह होने वाले हैं? बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्य विपक्षी राजद में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? पार्टी के मुखिया लालू यादव के दोनों लाल क्या सचमुच एकजुट होकर विरोधियों से दो हाथ करने वाले हैं, या फिर लालटेन की लौ दो भाइयों के मनमुटाव के चलते फिर से धीमी रहने वाली है? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि न्यूज 18 पर छात्र आरजेडी से जुड़े लोगों को चुनाव लड़ाने की तेज प्रताप यादव की मांग वाली खबर चलने के बाद आनंद फानंद में तेजस्वी और तेज प्रताप की बंद कमरे में मुलाकात होती है। क्या बात हुई इसकी सटीक जानकारी निकलकर बाहर तो नहीं आई, लेकिन बड़े भाई की डिमांड छोटे भाई की मुश्किलें बढ़ा सकती है। हालांकि ऐसी बातों से पार्टी के नेता इत्तेफाक नहीं रखते। उन्होंने ये कहा है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी से, श्री तेजस्वी जी से बात करके तो सब लोग जब नेतृत्व तय करेगा, अंतिम मुहर लगाएगा, तो उसमें सभी पक्षों पर ध्यान रखा जाएगा। वहीं तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच खींचतान की खबरों पर सत्ता पक्ष निशाना साध रहा है और बात सीटों की बोली की बताई जा रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर उन्होंने समानांतर उम्मीदवार खड़े किए। पार्टी की पिछली बैठकों में उनकी भूमिका को लेकर के कई सवाल भी खड़े हुए। दोनों भाइयों के बीच रिश्ते सहज नहीं है। तेजस्वी यादव भले मेहनत कर रहे हो, लेकिन तेजस्वी यादव की पूरी राजनीति पर बट्टा लगाने के लिए और उसका बंटाधार करने के लिए तेज प्रताप काफी है। और निश्चित तौर पर यह कोई आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट तो है नहीं, ये अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जिसको ये लोग चुनाव में प्रोपोगेट करते हैं। अब बात चाहे जो हो, लालू के दोनों लाल के बीच सियासी मनमुटाव कोई पहली बार नहीं हुआ है। 2019 में चहेतों को टिकट नहीं मिलने से तेज प्रताप हुए थे बागी। तेज प्रताप की नाराजगी के चलते आरजेडी 0 पर सिमट गई थी। 5 जुलाई 2018 को पार्टी स्थापना दिवस समारोह से गायब रहे थे तेज प्रताप। जुलाई 2018 में तेजस्वी की साइकिल यात्रा में भी नहीं थे तेज प्रताप। फरवरी 2020 में बेरोजगारी हटाओ यात्रा से भी तेज प्रताप ने बनाई थी दूरी। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे से तेज प्रताप की कई बार अनबन। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बीजेपी ने अपनी चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। आज पार्टी की ओर से समिति के प्रमुख और सदस्यों की घोषणा की गई। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने इसकी घोषणा करते हुए नामों को गिनाया है। तो देखिए, बीजेपी चुनाव प्रबंध समिति का अध्यक्ष मंगल पांडे को बनाया गया है। सह संयोजक की बात करें हम तो इसमें सह संयोजक जनक चमार है, सह संयोजक सम्राट चौधरी हैं, सह संयोजक राजेंद्र गुप्ता को भी बनाया गया है।
वह देखिए बीजेपी चुनाव संचालन समिति का संयोजक जो है इसे नित्यानंद राय को बनाया गया है। सह संयोजक देवेश कुमार है, इसमें सदस्य संजय जायसवाल भी हैं, सदस्य सुशील कुमार मोदी भी हैं। वहीं बीजेपी चुनाव प्रचार समिति का जिम्मा जो है अध्यक्ष जो है रविशंकर प्रसाद को बनाया गया है। इसमें सह प्रमुख राजीव प्रताप रूडी हैं और सह प्रमुख शहनवाज हुसैन भी हैं। वहीं अगर बीजेपी के घोषणा पत्र समिति की बात करें तो इसका प्रमुख जो है प्रेम कुमार को बनाया गया है। सह प्रमुख रजनीश कुमार है, तो वहीं मिथिलेश तिवारी के साथ साथ नीतीश मिश्रा को भी सह प्रमुख बनाया गया और साथ ही ऋतुराज सिन्हा को भी। बीजेपी नेता संजय पासवान ने उम्रदराज नेताओं को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 70 से ज्यादा उम्र के नेताओं को युवाओं के लिए स्थान खाली करना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि तेजस्वी और चिराग जैसे नेता राजनीति में नौजवानों के लिए भूख जगा रहे हैं। संजय पासवान ने दलित नेता को डिप्टी सीएम बनाने की मांग की है। जो लीडरशिप है, लीडरशिप का यह है कि एक तो जनरेशन शिफ्ट चाह रहा है लोग कि 70 के आसपास की उम्र के लोगों से मुक्ति मिले, लोगों को ये सब लोग चाहते भी हैं। और उसी ढंग से चाहे चिराग पासवान जी हों, चाहे ये तेजस्वी जी हो, ये सब लोग जो लगे हुए हैं नौजवानों का एक इशू बनाने के लिए, वो लगे हुए हैं। लेकिन कितना सफल होंगे ये मैं नहीं जानता हूँ, मगर ये नौजवानों में ये बहाव जगा रहे हैं, ये भूख जगा रहे हैं। और बात एक अच्छी खबर की, पद्म भूषण शारदा सिन्हा ने कोरोना को मात दे दी है। स्वस्थ होने के बाद शारदा सिन्हा को अस्पताल से छुट्टी दी गई। अस्पताल कर्मियों ने शारदा सिन्हा को फूल की माला पहनाकर विदा किया। आपको बता दें कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद शारदा सिन्हा को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था, और लेकिन अब शारदा सिन्हा पूरी तरह से स्वस्थ हैं। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।